कुषाणों और सातवाहनों के पश्चात लगभग तीसरी शताब्दी में भारत में 3 नए राजवंशों का उदय हुआ। मध्य भारत के परिमंडल में नागा वंश, मध्य भारत के पूर्व में गुप्त वंश और दक्षिण में वाकाटक वंश। इन राजवंशों ने सातवाहनवाद के प्रतिद्वंद्विता के स्थान पर आपसी सहयोग को राजनीति का महत्व दिया। शीघ्र ही गुप्तों के नेतृत्व में भारत की भौगोलिक एकता में बंधने का प्रयत्न किया गया। गुप्त युग का सामाजिक जीवन साधारण लोगों की तरह विशाल नहीं था, परंतु हिंदू धर्म से संबंधित शाखाओं के विकास एवं वैदिक संस्कृति की दृढ़तापूर्वक स्थापना तथा कला, शिक्षा, साहित्य, व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में नवीन प्रयोगों और प्रगतिपूर्ण विकास के कारण भारतीय इतिहास में गुप्त युग का महत्वपूर्ण स्थान है। गुप्त युग के समय उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति तथा आर्थिक समृद्धि के कारण कई विद्वान इस युग को क्लासिकल युग अथवा स्वर्ण युग कहते हैं। उद्देश्य। इस इकाई में आप जान सकेंगे। इस इकाई का अध्ययन करने से गुप्त वंश के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। गुप्त वंश के उदय के समय भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को जान सकेंगे। गुप्त वंश के प्रारंभिक शासकों की पहचान और उनके राज्य के बारे में जान सकेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम के संबंधित विषय में जानकर यह समझ सकेंगे कि परस्पर महान राज्यों के बीच किस प्रकार अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण किया गया। प्रमुख स्रोत। गुप्त वंश के इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक साधनों की प्रचुरता के साथ साथ पुरातात्विक साधन भी पर्याप्त उपलब्ध हैं। साहित्यिक साधन। गुप्त वंश का इतिहास जानने के लिए जो साहित्य उपलब्ध है, उसमें शासकों के राजनीतिक कार्यों के अतिरिक्त सांस्कृतिक इतिहास पर अधिक जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त वंश के इतिहास की संरचना की दृष्टि से विष्णु पुराण, वायु पुराण तथा ब्रह्मांड पुराण निश्चित रूप से उपयोगी प्रमाणित हुए हैं। बौद्ध महायान संप्रदाय के ग्रंथ मंजुश्री मूलकल्प, जिनसेन के सूरी रचित हरिवंश पुराण, यति वृषभ विरचित तिलय वृत्तंत, रामचंद्र रचित काव्यमीमांसा, शिवारामस्वामी रचित देवी भागवत, भट्टस्वामी रचित मुद्रा राक्षस, प्रवरसेना रचित सेतुबंध, गुप्त रचित वात्स्यायन कामसूत्र, पाणिनि रचित अष्टाध्यायी, चक्रपालिता रचित आयुर्वेद दीपिका टीका, शूद्रक रचित मृच्छक्तिकम, सोमदेव कृत कथासृत सागर, कामंदक रचित नीतिसार तथा कालिदास की रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहार, मेघदूत, विक्रमोर्वशीय, ऋघु संहिता आदि साहित्यिक और धार्मिक कृतियां गुप्त काल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। चीनी यात्रियों फाहान, ह्वेनसांग एवं इंगसिंग आदि के संस्मरण आदि गुप्तों के इतिहास तथा उनकी राज्य सीमा, समाज और संस्कृति के विविध पक्षों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। पुरातात्विक साधन। गुप्त काल में लगभग 42 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इनमें से 27 पत्थरों, चट्टानों, स्तंभों या मूर्ति आसनों पर अंकित है। इनमें 22 निजी दान पत्र, 4 प्रशासनीय तथा 1 राज शासन है। अन्य गुप्त अभिलेखों में 6 लौह स्तंभ तथा शेष ताम्रपट हैं। ये अधिकतर संस्कृत भाषा में हैं। इनमें प्रमुख सरकारी अभिलेख हरिशेन रचित प्रयाग प्रशस्ति, एरण प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन मथुरा स्तंभ लेख, उदयगिरि के गुफा लेख, नालंदा अभिलेख, मित्तरी प्रशस्ति, कुमारगुप्त कालीन मंदसौर शिलालेख, ग्वालियर का शिलालेख तथा स्कंदगुप्त कालीन जुनागढ़ प्रशस्ति तथा मित्तरी प्रशस्ति। समकालीन वंशों के अभिलेख वाकाटक वंश और कदम वंश के अभिलेख तथा मित्रभूमि और शंख वंश के अभिलेख भी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। पुरातात्विक साधनों में सिक्कों का विशेष महत्व रहा है। विशेष रूप से गुप्त सुवर्ण मुद्राएं नालंदा से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त गुप्त काल में बहुत मात्रा में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के मिलते हैं। सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर विष्णुगुप्त तक लगभग सभी गुप्त शासकों के हैं। इन सिक्कों की सहायता से गुप्त शासकों की शक्ति, सामर्थ्य, व्यक्तित्व आदि का ज्ञान होता है। गुप्तकालीन मंदिर, स्मारक, मूर्तियां, गुफाएं आदि से भी विभिन्न जानकारियां प्राप्त होती हैं। गुप्त वंश के उदय के समय उत्तरी भारत में
मौर्यों के पतन के पश्चात किसी एक राजवंश का साम्राज्य नहीं रहा। उत्तर भारत कई स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो गया था, जिनमें राजतंत्रीय तथा गणतंत्रीय दोनों प्रकार के राज्य विद्यमान थे। उत्तरी पश्चिमी सीमा से बाह्य शक्तियां निरंतर भारत में प्रवेश कर रही थी। पश्चिमी और उत्तर भारत पर कई विदेशी आक्रमण हुए, जैसे यवनों, शक, कुषाणों आदि का सामान्य वर्ग रहा। मध्य में कुछ समय तक गुप्त और कच्छों ने राज्य किया। तत्पश्चात उत्तरी भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर कुषाणों का अधिकार हो गया। विस्तृत क्षेत्र के बावजूद कुषाण साम्राज्य 100 वर्ष से अधिक नहीं रह सका। दक्षिण में सातवाहन और उत्तर भारत में कुषाण तथा सम्राटों पर क्षेत्रीय शक्ति का उदय हुआ। राजनीतिक अस्थिरता के इस युग में दक्षिण में वाकाटक ने गुप्त वंश की प्रतिस्पर्धा की। गुप्त वंश की उत्पत्ति। गुप्त कौन थे, इस संबंध में इतिहासकारों के अनेक मत हैं। काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार गुप्त सम्राट जाट और मूलत उत्तर पंजाब के निवासी थे। दशकर्ण शर्मा ने भी धारण गोत्र के कारण गुप्तों को जाट माना है, क्योंकि धारण गोत्रान्वित जातियों में मंडलवंश के राजा प्रवर्तक थे। गुप्तों को क्षत्रिय बताया है। उनके अनुसार गुप्तों के वैदिक संबंध लिच्छवी और वाकाटक के साथ थे, या क्षत्रिय वंश के थे। बाद के अभिलेखों में गुप्तों को चंद्रवर्मा क्षत्रिय कहा गया है। मुद्राराक्षस में गुप्तों को ब्राह्मण बताया गया है और गुप्त मंत्रियों को ब्राह्मण गोत्र का माना है। औलुक, एतल, आइगोर, रामाश्रय शर्मा, सत्यकेतु विधालंकार आदि विद्वानों के अनुसार गुप्त वैश्य थे, क्योंकि स्मृतियों के अनुसार नाम के उत्तरार्ध में गुप्त शब्द जोड़ना जाना वैश्यों की विशेषता है तथा वैश्यों में अंबाल धारण गोत्र के हैं, जो गुप्तों का भी गोत्र था। परमेश्वरलाल गुप्त का मानना है कि जिस युग में गुप्तवंशी शासक हुए उस युग में वर्ण और जाति की अपेक्षा कर्म और गुण का महत्व अधिक था। गुप्त शासक किसी प्राचीन राजवंश या कुल से संबंधित थे या न हो, अथवा उनकी सामाजिक स्थिति कैसी भी रही हो, वे सफल शासक सिद्ध हुए। प्रारंभिक शासक। गुप्त शासकों के अभिलेख में वंशावली उपलब्ध हैं। उनके अनुसार गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त ने की थी। अभिलेखों में गुप्त वंश के प्रारंभिक शासक गुप्त तथा उसके पुत्र घटोत्कच को महाराज की उपाधि से संबोधित किया गया है, जबकि तीसरे सम्राट चंद्रगुप्त के लिए महाराजाधिराज शब्द का प्रयोग किया गया है। महाराजा उपाधि प्राचीन अभिलेखों में छोटे सामंतों के लिए प्रयुक्त हुई है। अतः अधिकांश विद्वान मानते हैं कि प्रारंभिक गुप्त शासक सामान्य अथवा छोटे जमींदार थे। रामशरण शर्मा ने इन्हें कुषाणों का सामंत बताया है। तथापि गुप्तों के उदय के समय महाराजा शब्द का प्रयोग कौशाम्बी के महार, भारशिवों तथा वाकाटकों ने स्वतंत्र शासकों द्वारा किया जा रहा था। संभवत प्रारंभिक गुप्त शासक स्वतंत्र शासक रहे हों, परंतु उनका राज्य बहुत बड़ा नहीं था। सीताकांत महापात्र का मानना है कि यह भूमि सत्ताधारी भूमिस्वामियों का परिवार था, जिन्होंने धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर ली थी। श्री गुप्त मूल स्थान एवं समय। गुप्त अभिलेखों में श्री गुप्त के शासनकाल अथवा राज्य का कोई उल्लेख नहीं मिलता। चीनी यात्री इनसिंग ने श्री गुप्त नामक एक शासक का उल्लेख किया है, जिसने चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण मृक्षरावन में कराया था और उसके बर्च में 500 गांव दान किए। इसे अनेक विद्वान गुप्त वंश का संस्थापक मानते हैं। गुप्तों के मूल स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। मृक्षरावन के आसपास का क्षेत्र गुप्तों का मूल स्थान रहा होगा, लेकिन यह क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, इससे संबंध में अनेक मत है। दिनेश चंद्र मांजुल का मत है कि मंदसौर और चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन मंदसौर के अभिलेखों जिले में गुप्त मिलते हैं। पूर्वेश्वर लाल गुप्त का मानना है कि मृक्षरावन मुंडावर, आधुनिक मुंडावर था तथा वाराणसी के उत्तर का क्षेत्र श्री गुप्त का मूल स्थान रहा होगा। वायु पुराण तथा विष्णु पुराण में गुप्तों का राज्य प्रयाग से मगध तक बताया गया है। गुप्तों ने वाराणसी के आसपास क्षेत्र में राज्य किया और पश्चिम की ओर मगधा तक विस्तार कर लिया। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त के समय पर भी अनेक विचार प्रचलित हैं।
इतिहासकार राधाकुमुद मुखर्जी श्री गुप्त का समय 240 से 280 शून्य के मध्य मानते हैं, परंतु विंसेंट स्मिथ ने 319 को चंद्रगुप्त प्रथम का प्रारंभ वर्ष मानते हुए श्री गुप्त का समय 277 से 300 शून्य के मध्य माना है, जिसे अधिकांश विद्वानों ने स्वीकार किया है। घटोत्कच गुप्त। महाराज श्री गुप्त के पश्चात उसका पुत्र महाराज श्री घटोत्कच का नाम वंशावली में मिलता है। स्कंदगुप्त के समय के सुप्रिया अभिलेखों में घटोत्कच को ही गुप्त वंश का आदिवर कहा गया है। वाकाटक के अभिलेखों में भी गुप्त वंश की वंशावली घटोत्कच से ही प्रारंभ की गई है। विद्वानों के अनुसार घटोत्कच ने लगभग 300 शून्य से 319 शून्य तक शासन किया होगा। गुप्त अभिलेखों में इसके विषय में अधिक जानकारी नहीं मिलती। चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम इतिहासकारों के अनुसार गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। गुप्त वंश को एक साम्राज्य के रूप में स्थापित करने का कार्य उसने ही किया। अभिलेखों में चंद्रगुप्त प्रथम के लिए महाराजाधिराज पदवी का प्रयोग हुआ है। पूर्ववर्ती दोनों शासकों की अपेक्षा उसकी सत्ता अधिक विस्तृत थी और उसके बड़े राज्य का शासक होने का प्रतिपादन मिलता है। उसके सोने के सिक्कों में भी प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर अधिकांश विद्वान उसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। राज्यारोहण गुप्त संवत का प्रारंभ। चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण और गुप्त अभिलेखों में उल्लिखित संवत के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। सामान्यतः माना है कि लिखितों में संवत वही है जिसे उन्होंने अपना लिया था, परंतु अधिकांश इतिहासकार इस संवत को गुप्तों का ही मानते हैं। विंसेंट स्मिथ इसका प्रारंभ चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण से मानते हैं। अधिकांश इतिहासकार बाद की जनश्रुतियों, जिनका उल्लेख जिनसेन के हरिवंश पुराण तथा अल्लख के वर्णन में मिलता है, के आधार पर गुप्त संवत का आरंभ 319 शून्य से और गुप्त वर्ष 1 का आरंभ 320 शून्य से मानते हैं। अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार इस संवत को चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण की स्मृति में जारी किया था। वैवाहिक संबंध। गुप्त अभिलेखों में वंश सूचीच में चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमारदेवी का नाम लिखा मिलता है। कुमारदेवी लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। चंद्रगुप्त प्रथम के चलाए सोने के सिक्कों में भी एक तरफ चंद्रगुप्त के साथ उसकी रानी कुमारदेवी का चित्र और नाम अंकित है और दूसरी ओर सिंह पर सवार देवी का चित्र तथा लिच्छवियों का नाम लिखा है। इसी अभिलेख में सम्राट तथा देवी का उल्लेख लिच्छवियों की पुत्री का पुत्र कहा गया है, जबकि किसी शासक की माता के वंश का उल्लेख नहीं मिलता। इस आधार पर अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम और कुमारदेवी के विवाह का गुप्तों के उत्थान में विशेष महत्व रहा होगा। केपी जायसवाल का मानना है कि लिच्छवियों की सहायता से किसी प्रतिरोधी राजा को पराजित कर साम्राज्य प्राप्त किया गया। एलन के अनुसार लिच्छवियों का वंश प्राचीन क्षत्रिय था, जिसके सामाजिक और राजनीतिक रूप से सम्मानित होने के कारण गुप्तों को उनका वैवाहिक संबंध होने पर गर्व हुआ होगा। इसी कारण वे बार बार इस वैवाहिक संबंध का उल्लेख करते हैं। विंसेंट स्मिथ के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम को सिंहासन पर अधिष्ठापन लिच्छवियों की सहायता से मिला था। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी के संबंधियों का राज्य मगध और आसपास के क्षेत्र पर था। इस विवाह के कारण चंद्रगुप्त प्रथम उत्तर भारत का उत्तराधिकारी बना। परमेश्वरलाल गुप्त के अनुसार लिच्छवियों नरेश पुष्यपति के होने और पुष्यपति के स्थान में पुरी तथा उसके पति को उनका राज्य प्राप्त हुआ होगा। लिच्छवियों ने कहा गया है कि पुत्र न होने पर पुत्री के पुत्र को उत्तराधिकारी स्वीकार किया जा सकता है। इस आधार पर लिच्छवियों के द्वेष उत्तराधिकारिता संबंध स्थापित होने पर चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी पत्नी कुमारदेवी के द्वारा संयुक्त रूप से राज्य किया और सम्राज्ञी के रूप में होने पर राज्य सौंपकर सम्राट लिया होगा। चंद्रगुप्त और कुमारदेवी के इस वैवाहिक संबंध से पूर्वी भारत के 2 राज्यों का एकीकरण हुआ और चंद्रगुप्त प्रथम को एक बड़ा साम्राज्य प्राप्त हुआ। साम्राज्य विस्तार एवं समय। चंद्रगुप्त प्रथम का कोई स्वयं का जारी अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे उसके राज्य विस्तार का पता चल सके। उसके उत्तराधिकारियों और पुराणों के आधार पर उसका साम्राज्य विस्तार अनुमानिक विधा।
व्यास के कुछ घटनाओं और पूर्व उत्तर भारत के अधिकतर भागों में माना जाता है। पुराणों ने मगध, साथ ही और प्रयाग को गुप्तों का क्षेत्र बताया गया है। परमेश्वरलाल गुप्त के अनुसार उसके पुत्र सम्राट धन के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों पर चंद्रगुप्त प्रथम का राज्य उत्तर में वाराणसी के आगे गया तक विस्तृत हो सकता है, लेकिन उसका राज्य मध्य भारत के विंध्याचल, जयपुर, रामगढ़पुर और गंगाजोन दोनों के कुछ हिस्से सम्मिलित होंगे। पश्चिम में विदिशा की सीमा तक तथा पूर्व में भागलपुर तक राज्य का विस्तार हुआ होगा, परंतु उसके राज्य पर उसका प्रभाव न रहा होगा। उसने 319 शून्य से लेकर लगभग 335 शून्य तक राज्य किया। एलन, पानेट एवं स्मिथ मानते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु 335 शून्य में हुई। रसलर, नरसिंहम और परमेश्वरलाल गुप्त के अनुसार 338 शून्य से 345 शून्य के मध्य चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने पुत्र के नाम राज्य त्याग दिया। उसके परवश वह कितना समय जीवित रहा, इसका कोई प्रमाण नहीं है। मूल्यांकन। श्री गुप्त और घटोत्कच के द्वारा स्थापित गुप्त वंश को चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने वैवाहिक संबंध द्वारा विस्तार प्रदान किया। अपने विवाह और पत्नी की तरफ महाराज की जगह उसने महाराजाधिराज उपाधि धारण की। अपने राज्यारोहण के समय एक नया संवत चलाया। गुप्त काल के प्राचीन सिक्के भी चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा चलाए गए। इस प्रकार गुप्त वंश को एक मजबूत नींव प्रदान करने का कार्य प्रारंभिक गुप्त शासकों ने किया। सारांश। तीसरी सदी में भारत अनेक छोटे राज्यों में बंटा था, जिनमें से पूर्वी भारत में गुप्त वंश का उदय हुआ। गुप्त वंश का इतिहास उसके अभिलेखों, सिक्कों और तात्कालिक साहित्य विशेष रूप से पुराणों से ज्ञात होता है। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त और उसके पुत्र घटोत्कच महाराज की उपाधि धारण करते थे तथा गुप्तों का राज्य मगध और प्रयाग में सीमित था। गुप्तों का मूल स्थान भी प्रयाग का क्षेत्र था। घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम ने प्राचीन काल से विद्यमान लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह किया तथा गुप्त वंश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। दो राजवंशों का मिलन भी उनके अहोगजनक रूप में हुआ, जिसके फलस्वरूप गुप्त का प्रदेश विस्तृत होता गया। अभिलेखों में चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज उपाधि से संबोधित किया गया है। उसके द्वारा नए संवत का प्रवर्तन तथा सोने के सिक्कों का चलन इस बात का द्योतक है कि उसने गुप्त वंश को एक प्रतिष्ठित स्थान प्रदान किया। स्वरूपात्मक प्रश्न एवं उत्तर। तीसरी शताब्दी ई. में उत्तर भारत में किन तीन शक्तियों का उदय हुआ? गुप्त वंश के इतिहास की जानकारी देने वाले प्रमुख पुराण कौन से हैं? गुप्तों के मूल स्थान के विषय में क्या मत प्रचलित हैं? रिक्त स्थान भरो। गुप्त अभिलेखों में को गुप्त वंश का संस्थापक बताया गया है। सुप्रिया अभिलेखों में को गुप्त वंश का आदिवर कहा गया है। कुमार देवी वंश की थी। गुप्त संवत का प्रारंभ से हुआ। उत्तर नागा, वाकाटक एवं गुप्त वंश। वायु तथा विष्णु पुराण। 1 जून 2001 का विवरण देखिए। श्री गुप्त घटोत्कच लिच्छवी वंश 319 शून्य। निबंधात्मक प्रश्न। गुप्त वंश के उदय के समय उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। गुप्त कौन थे? इनके प्रारंभिक इतिहास पर विस्तार से लिखिए। चंद्रगुप्त प्रथम के समय की प्रमुख घटनाओं पर टिप्पणी लिखिए। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। विश्लेषण कीजिए। Please like, subscribe and comment.